बॉलीवुड और जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म निर्देशक की जिन्होंने एक नहीं दो नहीं कुल 42 फिल्में बनाई और अपने ही हिसाब की फिल्में बनाई, अपनी शर्तों पर बनाई। और इनकी फिल्मों में बड़े से बड़े हीरो भी बिल्कुल चुपचाप आज्ञाकारी बच्चे की तरह काम करने के लिए तैयार रहा करते थे। ऐसे निर्देशक का नाम है ऋषिकेश या हर्षिकेश मुखर्जी। बंगाली में हर्षिकेश कहते हैं, हिंदी वाले उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी भी कह देते हैं। असल नाम उनका हर्षिकेश मुखर्जी ही था। 1942 में जन्मे कलकत्ता में ऋषिकेश मुखर्जी ने, हम यहाँ ऋषिकेश मुखर्जी ही उपयोग करेंगे ज़्यादातर, मुखर्जी ने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली और वे किसी लैब में काम करने के बजाय उन्होंने फिल्म की लैब में काम करना उचित समझा। उनके पहले गुरु बिमल राय थे, जो बहुत ही जाने माने निर्देशक थे और कैमरामैन भी थे, और उन्होंने ही उस ऋषिकेश मुखर्जी को संपादन, एडिटिंग के लिए प्रेरित किया। एडिटिंग में मास्टरी हो गई थी उनकी और धीरे धीरे वे विमल राय के चहेते एडिटर बन गए थे। इसके बाद होता यह है कि विमल राय जब मुंबई आते हैं, बॉम्बे, तब का बॉम्बे था, तो उनके साथ ऋषिकेश मुखर्जी भी आ जाते हैं। उनके प्रेरणा पुरुष थे विमल राय। विमल राय ने कुछ दिनों तक बॉम्बे टॉकीज में भी काम किया और फिर बाद में अपना प्रोडक्शन कंपनी बना ली। पहली बार विमल राय के प्रोडक्शन में 2 बीघा जमीन फिल्म को लिखने का अवसर ऋषिकेश मुखर्जी को मिला। इसी दौरान उनकी जान पहचान मशहूर एक्टर दिलीप कुमार से हुई और दिलीप कुमार ने ऋषिकेश मुखर्जी को कहा कि आप फिल्म निर्देशन क्यों नहीं करते। उनकी बात सुन के उनका भी मन हुआ और उन्होंने फिल्म निर्देशन में अपना हाथ आजमाने की सोची और ठीक उन्हें मौका भी दिलीप कुमार की वजह से ही मिल गया। मुसाफिर उनकी पहली फिल्म थी जो 1957 में आई और जिसमें दिलीप कुमार, उषा किरण कलाकार थे। फिल्म कुछ चली नहीं और इसके बाद अनाड़ी फिल्म बनाई, जिसमें अनाड़ी में राज कपूर, नूतन और मोतीलाल ने एक्टिंग की थी और ये अनाड़ी अच्छी खासी चल गई, उनका नाम हो गया। 1963 में खुद की कंपनी बनाई उन्होंने, रूपम चित्रा, और रूपम चित्रा के बैनर तले एक से एक कई फिल्में उन्होंने बनाई जो बाद में आज भी लोग देखते हैं तो उसकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को अपने कलाकारों से काम लेना खूब आता था और उनसे जो काम, उनके साथ जो काम करते थे, उनसे ये प्रश्न नहीं कर सकते थे कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, कहानी क्या है, एंड क्या है, शुरुआत क्या है। वो इतनी लिबर्टी किसी को देते ही नहीं थे, इतने सिद्धस्त थे। और फिल्म जब शूट हुआ करती थी तो लोगों को पता भी नहीं लगता था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका। चूँकि ऋषिकेश मुखर्जी खुद संपादन का काम किया करते थे, तो वो किस तरह से मिक्सिंग करना है, किस तरह के 2 शॉट को एक शॉट के सामने सामने रखना है, इस तरह की सब उनके दिमाग में रहा करता था। और फिल्म का संपादन उसी समय उनके पास, उनके दिमाग में ही रहता था, तो वो किसी को ज़्यादा लिबर्टी देते नहीं थे। लेकिन एक बार की बात है कि जब पहली बार उन्होंने अमोल पालेकर को अपने यहाँ बुलाया बात करने के लिए, तो अमोल ने एक किसी पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में कहा है कि उनकी इच्छा नहीं थी कि वो ऋषिकेश मुखर्जी से मिले और यह सोच के गए थे वो कि मैं इनको मना करके ही आऊँगा कि मैं इनकी फिल्मों में काम नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि रिश्तेदार किसी को स्क्रिप्ट नहीं सुनाते हैं, ना कहानी के बारे में जानकारी देते हैं। जब मैं गए, थोड़ा माहौल फ्रेंडली हुआ बैठक में, और तब उन्होंने अपनी दुविधा रखी कि साहब मैं तो मना करने आया था, लेकिन जिस तरह से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 फिल्मों के नरेशन उन्होंने ऋषिदा ने अमोल पालेकर को दिया, तो अमोल पालेकर खुश हो गए और सारी चारों की चारों फिल्में उन्होंने साइन कर ली। ये फिल्में थी गोलमाल, नरम गरम, पुप आदि 2-3 फिल्में और इस तरह की, इसी जोनर की थी। तो ये तो अमोल पालेकर की हुई कि अमोल पालेकर को, चूंकि उन्होंने अमोल पालेकर को ये कहा कि भाई ये दूसरे एक्टर 50 फिल्म में काम करते हो, इतने गंभीर नहीं होते हैं और तुम थिएटर से आए हो, इसलिए तुम्हें स्क्रिप्ट सुनाना जरूरी है, और उन्होंने सारी स्क्रिप्ट उनको सुना दी। जबकि
ऋषिकेश मुखर्जी की आदत थी कि ना तो धर्मेंद्र उनसे पूछ सकते थे, ना अमिताभ बच्चन पूछ सकते थे, ना अन्य कोई हीरो उनके साथ पूछ सकता था कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट क्या है और अगले सीन में क्या होगा। बस वो सही समझाते थे, वहीं एक्टिंग करवा लेते थे। इतने कैजुअल और कम किफ़ायत से खर्च करके फ़िल्म बनाने वाले फ़िल्म मेकर थे कि अमिताभ बच्चन ने एक बार केबीसी के सेट पर कहा कि वे जो ड्रेस पहन के जाते थे उसी में शूटिंग हो जाती थी। उनकी कोई ड्रेस वेस नहीं होती थी। कई फ़िल्में मिली हुई, चुपके-चुपके हुई, वे खुद अपनी ड्रेस बना के ले जाते थे। आलाप वही अमिताभ के साथ ही उन्होंने कई फ़िल्म बनाई। तो उन्होंने कहा कि ऋषिदा खर्च करने में बिल्कुल कंजूसी से फ़िल्म बनाते थे, किफ़ायत से बनाते थे, तो उनसे कोई प्रश्न ही नहीं होता था। बोले ठीक है जो तुमने पहना उसी से कर दो एक्टिंग। देखिए उसके बाद भी कितनी बेहतरीन फ़िल्में बनाई उन्होंने, जो आज भी यादगार हैं। धर्मेंद्र के साथ भी उनके ऐसे रिलेशन थे और राजेश खन्ना के साथ भी उनके ऐसे संबंध थे। अब देखिए एक ज़माने में राजेश खन्ना जहाँ नीचे काका और ऊपर आका वाली बात थी, वो भी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने के लिए लालायित रहा करते थे। उन्होंने 3 फ़िल्में ऋषिकेश के साथ करी। सबसे पहली बावर्ची आई थी। इस बावर्ची में देखिए ड्रेस सेंस क्या था कि एक सफ़ेद टोपी और शर्ट, खाकी पैंट और खाकी शर्ट में ही उन्होंने बावर्ची बन करके पूरी फ़िल्म कर दी। वो बेहतरीन फ़िल्म थी वो। उसके बाद आनंद आई। आनंद में भी कुर्ता पजामा ही सिंपल पहने रहे राजेश खन्ना। वो ज़्यादा ड्रेस वेस का उनका कोई मामला था नहीं और वो भी इतनी बेहतरीन फ़िल्म थी कि पूछिए मत। जो असली एक्टिंग राजेश खन्ना से करवाने वाले अकेले ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। बाकी फ़िल्में जो भी रही वो शक्ति सामंता के साथ उनकी। लेकिन आनंद की मिसाल आज भी दी जाती है। इस तरह से नमक हराम एक फ़िल्म और बनाई थी, ये दोनों अमिताभ बच्चन के साथ ही बनी थी। नमक हराम में भी राजेश खन्ना ने खुशी-खुशी उनके साथ काम किया। इसी तरह धर्मेंद्र उस समय बड़े एक्टर हो गए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने भी सत्यकाम उनके साथ की, अनुपमा की। बहुत ही संवेदनशील फ़िल्में थी ये दोनों। और इसके बाद चुपके-चुपके में ही मैन धर्मेंद्र से उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी करवाई। प्यारे मोहन ड्राइवर के रूप में उनका रोल दिया उनको। उनसे भी एक सफ़ेद ड्रेस और जो एक ड्राइवर कैप होती है वो लगा करके शोफर की ड्रेस में पूरी फ़िल्म करवा ली। तो कहने का तात्पर्य ये कि इतने सहज सरल और वो थे, इंट्रोवर्ट थे, लेकिन चूँकि किसी से हँसी मजाक नहीं करते थे ज़्यादा, अपने में ही काम से काम रखने वाले निर्देशक थे। इस कारण से कई बार उनके बारे में गलतफ़हमियाँ भी हो जाती थी। उनका एक मित्र हुआ करता था रजत मुखर्जी। उस रजत मुखर्जी ने कोशिश की कि इनके अंदर से जो झिझक है या इंट्रोवर्सी है इसको निकाला जाए। वो इनसे खूब हँसी मजाक करता था, इनकी छेड़छाड़ करता था। तो इनके नेचर को बदलने में रजत मुखर्जी का हाथ था। ये वही रजत मुखर्जी है जिनकी अल्पकाल में मृत्यु हो गई एक बीमारी से, कैंसर से। और उसी के जीवन पर फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद फ़िल्म बनाई थी, जो यादगार फ़िल्म रही। और राजेश खन्ना ने जो रोल किया वो असल में उनके दोस्त का ही रोल था। ऋषिकेश मुखर्जी को अफ़सोस रहा कि अनाड़ी के बाद राज कपूर के साथ उनकी कोई फ़िल्में आई नहीं, जबकि राज कपूर से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। उन्होंने आनंद फ़िल्म भी राज कपूर को डेडिकेटेड की है और इसमें सबसे पहले राज कपूर को ही लेना चाहते थे, लेकिन कुछ डेट्स वेट्स की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो उसमें काम नहीं कर पाए। फिर धर्मेंद्र के बारे में सोचा गया, धर्मेंद्र भी इसमें नहीं रहे। हो सकता है एनएनसीपी जो उसके निर्माता थे, फ़िल्म के साथ सह निर्माता, तो उनकी वजह से राजेश खन्ना को लिया गया हो। राजेश खन्ना आए, राजेश खन्ना ने खूब अभिनय किया है इसके अंदर। अमोल पालेकर के कैरियर को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले भी ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। उन्होंने गोलमाल से इसकी शुरुआत की और उसके बाद तो फिर अमोल पालेकर को पीछे देखना नहीं पड़ा। अमोल पालेकर इतने हिट हुए उस दौर में जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और सब चल रहे थे। अमोल पालेकर भी एक पैरेलल सिनेमा की तरह चले, व्यावसायिक सिनेमा की तरह चले और ठीक अमिताभ बच्चन और इनकी लाइन में ही उन्होंने बंगला खरीद के रहे। वो इतनी कमाई भी हुई उनकी कुल मिला के, शांति के साथ उन्होंने काम किया और ये सब ऋषिकेश मुखर्जी की देन था। तो इस तरह से एक ऐसे कलाकार थे ऋषिकेश मुखर्जी, कलाकार ही कहेंगे। फिल्मों में अभिनय तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस तरह से करवाया लोगों से, अच्छे अभिनेताओं से उन्होंने, अभिनेत्रियाँ उनके साथ भी जुड़ी रही। जया भादुरी ने काम किया, शर्मिला टैगोर ने उनके साथ खूब काम किया। तो इस तरह से वे हर एक किसी का कैरियर बनाने वाले निर्देशक थे। झूठ बोले कौवा काटे उनकी आखिरी फिल्म थी और उसके बाद कोई फिल्म आई नहीं। और आज भी हम उनको मिस करते हैं कि इस तरह के जॉनर की फिल्में आज बन नहीं रही है। जब हम देखते हैं उन फिल्मों को तो निश्चित रूप से हमें
ये लगता है, कमी महसूस होती है कि इस तरह की लेगेसी यदि वे किसी दूसरे निर्देशक को सौंप गए होते तो शायद आज भी ऐसी फिल्में बना सकते।